चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास तक जितना पढ़ा था सब क्लियर था? एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर? तो वी विल स्टार्ट विद द लास्ट क्वेश्चन ओनली। लास्ट क्वेश्चन में देखो क्या था कि एक मेटल था। नहीं, पहले लास्ट क्वेश्चन करने से पहले मुझे ये बताओ कि आप जो लिमिटिंग रिएजेंट सर ने पढ़ाया था ना, इससे पहले आपको लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ा दिया है ना, तो आपको समझ में आ गया था वो, तो फिर वो मैं टेस्ट में डाल दूं। आज हम लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस कर लेंगे और चलो मैं फटाफट कराऊंगी। नोट्स तो बनाया होगा ना आपने? लिमिटिंग रिएजेंट का नोट्स तो बनाया होगा, नोट्स तो ना बनवाऊं, क्वेश्चन समझा दूं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूं ना? ठीक है, चलो नोट्स बना लेना तुम लोग खुद से, और हम क्या करेंगे, सिर्फ समझेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब देखो लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन कौन सा था? एम्पिरिकल फॉर्मूला पे हम कर रहे थे क्वेश्चन, और क्वेश्चन में ये था कि एक मेटल है, वो दो ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, एक ऑक्साइड बनाता है वो MO, और एक ऑक्साइड हमें पता नहीं वो कौन सा बनाता है। इसी का फॉर्मूला हमें निकालना है, इसका हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो जो MO बनाता है उसमें क्या है, 50% मेटल है, और ये जो अननोन है उसमें कितना, 40% मेटल है। यही क्वेश्चन था ना? तो हमें क्या बताना है इसमें, हमें इसका बताना है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा। यही सवाल था। सवाल सबको समझ में आ गया था? और अगर नहीं आया तो अभी आ गया समझ में क्वेश्चन क्या था? ठीक है, कोई भी मेटल एक से ज्यादा ऑक्साइड बना सकता है। जैसे कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। तो कोई भी मेटल एक से ज्यादा ऑक्साइड बना सकता है, और उसमें परसेंटेज भी अलग अलग होगा। ठीक है, अरे बोलो बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया ना? सॉल्व करें? चलो, अब यहाँ पर हमारे पास मेटल है और एक ऑक्साइड है, तो हम उसकी बात करते हैं जिसका हमें फॉर्मूला पता है। ठीक है, MO की बात कर रहे हैं, तो ये कितना परसेंट है, 50%। तो ऑब्वियसली ये भी कितना होगा, 50%। ठीक है, अब हम क्या करते थे, नंबर ऑफ एटम्स निकालते थे। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते थे? नंबर ऑफ एटम्स हम निकालते थे, जो भी परसेंटेज होता था उसको डिवाइड कर देते थे उसके एटॉमिक मास से, करते थे ना? और ऑक्सीजन को भी हम क्या करेंगे, उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 16। अब देखो यहीं से हमारा क्या आता था, रिलेटिव रेशियो आता था। और रिलेटिव रेशियो अगर M और O का देखा जाए तो रिलेटिव रेशियो क्या है, 1:1। तो ये 1:1 कैसे हो सकता है? ये तो तभी हो सकता है जब 50/A बराबर हो किसके, 50/16 के, है ना? तो यहां से A की वैल्यू क्या आ जाएगी, A आ जाएगा हमारा 16। मतलब अब हमें क्या पता है, अब हमें मेटल का मॉलिक्यूलर मास, मेटल का जो एटॉमिक मास पता है, दैट इज 16। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? अब देखो, अब हमें दूसरा केस बोल रहा है। अब हमें पहले जो इंफॉर्मेशन गिवन था, नहीं ऑर्गेनिक नहीं आएगी, सिर्फ मोल कंसेप्ट आएगा जितना मैं करा रही हूँ। ठीक है, और लिमिटिंग रिएजेंट आएगा, आज मैं करा दूंगी। ठीक है, अब देखो दूसरे फॉर्मूले पर आते हैं। जो दूसरा फॉर्मूला है उसमें 40% मेटल है और 60% क्या है हमारा, मेटल ऑक्साइड है। तो ये क्या हो जाएगा, 40/16 नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट नहीं आएगा, इक्विवेलेंट वेट नहीं आएगा, और ये क्या हो जाएगा, 60/16। तो आपको दिख रहा है कि इसका जो लीस्ट रेशियो क्या आएगा, अगर 16-16 तो कट जाएगा, अगर रेशियो देखें तो 40/60 मतलब 4/6 मतलब 2:3, तो 2:3 आ गया इसका रेशियो। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, M2O3। आगे बात समझ में? सिंपल सा कंसेप्ट लगाया हमने, जो पहला इंफॉर्मेशन गिवन था वहां से हमने एटॉमिक मास निकाल लिया मेटल का, और जब एटॉमिक मास निकल गया तो हमने फॉर्मूला बना दिया। दिस इज व्हाट, एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, लीस्ट रेशियो। चलो, अब देखो अभी तक तो हम जो पढ़ रहे थे, हम मोल कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, और हमने देखा था एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, मास से मोल कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम से मोल कैसे निकालेंगे, और नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल कैसे निकालेंगे। तो हमने इतनी सारी चीजें मोल के बारे में इसलिए पढ़ी ताकि इन सब चीजों को हम एक केमिकल रिएक्शन में स्टडी कर सकें। ठीक है, तो अब हम देखेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन, और यहीं से आपका लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट आता है। लेकिन बिफोर लिमिटिंग रिएजेंट मैं आपको स्टोइशियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन बताऊंगी। स्टोइशियोमेट्री नाम तो सुना होगा ना पहले?
So we will be studying problems related to केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मैं इसमें ज्यादा कुछ लिखवाऊंगी नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये सर ने पढ़ा दिया आपको। ठीक है, तो अगर नोट्स की बात है तो नोट्स में आपको आपने सर का नोट्स बनाया ही होगा, नहीं तो उनका प्रीवियस लेक्चर देख के उनसे नोट्स बना लेना। ठीक है, मैं अब यहाँ पे बहुत चीजें बोलने जा रही हूँ, आपने सिर्फ कान खोल के सुनना है और समझना है। ठीक है, सबसे पहले बताओ केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, और नए बॉन्ड के फॉर्म होने की वजह से ही सर ने 1-2 लेक्चर लिया था आपका इस पे। ठीक है, तो ये वो प्रोसेस है केमिकल रिएक्शन। कोई भी ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक बॉन्ड टूटेगा और एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा, और नए बॉन्ड के फॉर्म होने की वजह से ही नया प्रोडक्ट बनता है, नया कंपाउंड बनता है जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये तो है आपका केमिकल रिएक्शन। अब मैं आती हूँ केमिकल इक्वेशन पे। केमिकल इक्वेशन बेसिकली वो रिप्रेजेंटेशन होता है जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन क्लियर है सबको? अब देखो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, या तो बैलेंस्ड हो सकता है या फिर अनबैलेंस्ड हो सकता है। अनबैलेंस में मतलब वहां पे जो नंबर ऑफ एटम्स है वो बैलेंस नहीं होंगे। ठीक है, और बैलेंस केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम्स जो है वो बैलेंस होंगे। अगर किसी को फास्ट लग रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये सारी 10th क्लास की चीजें बता रही हूँ मैं, इसीलिए थोड़ा एमिनम वाली फीलिंग आ रही होगी आप लोगों को। तो ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन ये हो गया। अब देखो केमिकल इक्वेशन में जो चीज क्या हो रही है, जो चीज बदल रही है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। बदलने का क्या मतलब है? इन विच द चेंज इज ब्रॉट। तो रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट वो चीज हो जाएगी, वो कंपाउंड हो जाएगा, वो एलिमेंट हो जाएगा जिसमें चेंज हो रहा है, इन विच द चेंज इज ब्रॉट। ठीक है, इन विच चेंज इज ब्रॉट। और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जो चीज नई बनती है, जो चेंज होके फाइनल आपका रिजल्ट, जो फाइनल कंपाउंड बनता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये क्या होता है? इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। जो ये जितने सारे चेंजेस होते हैं तो ये क्या होता है? एक नई चीज बनती है, अ न्यू थिंग कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो नॉर्मली हम केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आर जो है उसको एक हम सिंगल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और वो बनाता है पी। मतलब ये जो एरो है वो डिसाइड करता है कि कौन सा रिएक्टेंट है, कौन सा प्रोडक्ट है। नॉर्मली आप रिएक्शंस में देखोगे कि इसी साइड जो है, राइट हैंड साइड जो है वो एरो पॉइंटेड रहता है। तो राइट हैंड साइड पर एरो पॉइंटेड होने का क्या मतलब है? कि ये हो गया आपका रिएक्टेंट, मतलब जो कि नॉर्मली एलएचएस में होगा, और प्रोडक्ट होता है जो होता है वो हमेशा किस साइड रहता है? डिपेंडिंग अपॉन द एरो वो कहां पर होगा। ये जनरल बात कर रही हूं मैं, जरूरी नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो मैं चाहे आर लिखूं या पी लिखूं, ये पी रिएक्टेंट हो जाएगा और आर प्रोडक्ट हो जाएगा। बट जनरली क्या होता है? एलएचएस में रिएक्टेंट और आरएचएस में प्रोडक्ट। क्लियर है इतनी बातें सबको? अब देखो अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होता है? याद करो पिछले जन्म में पढ़ा था। अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होता है? कि जिसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइज वो बैलेंस नहीं होते हैं, उसको हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। याद आया? और बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होगा? जब भी नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड, प्रोडक्ट साइड भी और रिएक्टेंट साइड भी बराबर हो, उसको हम क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लिखो। अब हम देखेंगे थोड़े बहुत रिएक्शन बैलेंसिंग का देखेंगे। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि potassium chlorate is heated to give potassium chloride and oxygen। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट बोली, मैंने बोला कि potassium chlorate is heated
टू गिव पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये दो चीजें बोली मैंने। अब इसमें क्या होना चाहिए, अब इसको मेरे को एज अ केमिकल रिएक्शन में रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को कुछ चीजें पता होनी चाहिए। पहला पता होना चाहिए मुझे कि क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला का क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, दूसरी चीज मुझे पता होनी चाहिए कि पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है और ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है। अब मुझे इसमें क्या करना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी आइडेंटिफाई करना है। तो जो चीज चेंज हो रही है वो हो जाएगा रिएक्टेंट, और जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट। अब इसको हम एज अ केमिकल रिएक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पोटेशियम क्लोरेट KClO3 को बोलते हैं। ठीक है, और अगर किसी को नहीं पता कि किसको क्या बोलते हैं तो कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिस बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो उससे आप केमिकल रिएक्शन लिखना, केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करना या फिर केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना इजीली सीख जाओगे। ठीक है, अभी तो मैंने आपको पूरा ये रिएक्शन दे दिया। कई बार क्वेश्चन में दे देता है कि पोटेशियम क्लोरेट इज हीटेड, ठीक है, और क्या बना ये नहीं पता होता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब भी पोटेशियम क्लोरेट को हीट करोगे तो ये दो चीजें बनेंगी। ये सारी चीजें कैसे पता चलेंगी आपको, प्रैक्टिस से। ठीक है, तो अब इसको लिखते हैं, पोटेशियम क्लोराइड होता है KCl और ऑक्सीजन होता है O2। नाउ वी नो ऑल द थ्री थिंग्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द केमिकल रिएक्शन। नाउ व्हाट आई डू, आई कन्वर्ट दिस स्टेटमेंट इनटू केमिकल रिएक्शन। कैसे, KClO3 gives KCl प्लस ऑक्सीजन। तो ये हो गई हमारी एक केमिकल रिएक्शन। तो आप बताओ दिस केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड? दिस केमिकल रिएक्शन इज अनबैलेंस्ड। क्यों? K तो बैलेंस्ड है, क्लोरीन भी बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो इसको हम क्या करेंगे 3/2 से कर देंगे। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो चीज है हम चाहते हैं क्या हो, एक इंटीजर हो। ठीक है, कोई फ्रैक्शन ना हो, इसलिए हम पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ये 2 KClO3 gives 2 KCl and 3 O2। Now this is a balanced chemical equation। आगे बात समझ में इतनी? और यहाँ पे मैं इसको हीट का साइन ऐसे करते हैं, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं छोटा सा। तो यहाँ पे मतलब इसको हीट किया जा रहा है, तो KClO3 जो दे रहा है KCl और O2 दे रहा है। अब ये जो चीजें हैं, ये जो नंबर है, ये क्या दर्शाते हैं, इसको हम पहले बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ठीक है, इसी को स्टडी करने को बोलते हैं हम स्टोइचियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। कई बार मोल कंसेप्ट के इस पार्ट को, केमिकल रिएक्शन से जो पार्ट डील करता है उसको स्टोइचियोमेट्री से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये जो ये है 2, ये 2, ये 3, दीज आर व्हाट, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ठीक है, और ये पूरे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, दिस इज अ स्टोइचियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। समझ में आ गई बात? अब ये जो नंबर है 2, 2 और 3, ये क्या बता रहा है, अगर मैं इस केमिकल रिएक्शन को केमिस्ट्री के टर्म्स में रिप्रेजेंट करूं, अगर बताना चाहूं, तो मैं ये बोलूंगी कि 2 मोल KClO3 का रिएक्ट कर रहा है, 2 mole of KClO3 is reacting to give 2 moles of KCl and 3 moles of O2। इतनी बात समझ में आती है सबको? ये स्टोइचियोमेट्री जो होता है, ये हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये हमें क्या बताता है, मोलर रेशियो। मोलर रेशियो बताता है। ठीक है, आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। ये क्या है, 2 मोल ऑफ KClO3 दे रहा है, 2 मोल KCl का और 3 मोल O2 का। ठीक है, तो जब भी आपको कोई केमिकल रिएक्शन आएगा कोई क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आप जो कंपैरिजन है वो कैसे करोगे, मोल मोल से कंपैरिजन करोगे किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन से। ठीक है, तो अब देखो 2 मोल KClO3 का, ये जो है वो क्या है, मोलर रेशियो है, एंड इट इज नॉट द मास रेशियो। मैं ये नहीं बोल सकती कि 2 किलो KClO3 का रिएक्ट करेगा तो 2 किलो KCl और 3 किलो ऑक्सीजन मिलेगा। नो, दैट्स रॉन्ग। सही बात क्या है कि 2 मोल KClO3 का रिएक्ट करेगा तो हमें ये 2 मोल ये और 3 मोल ये मिलेगा।
सो इट इज अ मोलर रेशियो। तो लिख लो नीचे, दिस इज अ मोलर रेशियो एंड नॉट द मास रेशियो। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन में आपको गिवन हो, आपने क्या करना है, सबसे पहले मोलर रेशियो देखना है। ठीक है, अब मैं कुछ केमिकल रिएक्शंस लिख रही हूं, आप उसको बैलेंस करके मुझे बताओगे क्या क्या इसमें, क्या इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है और कितने मोल से रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो बता दो ये। अच्छा, सबको पता है कि वाटर सॉरी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, अमोनिया, NH3। वेरी गुड। ठीक है, तो N2 प्लस H2 मिलके क्या बनाता है, NH3 बनाता है। और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन में आपको रिएक्शन ना गिवन होके ये हेबर्स प्रोसेस बोल देता है कि इन हेबर्स प्रोसेस दिस इज फॉर्म। तो जब भी हेबर्स प्रोसेस आए तो इसका क्या मतलब है, अमोनिया बनना है। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करेंगे हम, फिर हम करेंगे, देखो जब भी कंबशन या बर्निंग आए क्वेश्चन में, कभी भी अगर बर्निंग या कंबशन आए कि ये सब्सटेंस, ये पर्टिकुलर सब्सटेंस बर्न किया गया है या इट इज अंडरगोइंग कंबशन, तो हमेशा आपने याद रखना है कि कंबशन या बर्निंग इज ऑलवेज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम उसका पूरा का पूरा रिएक्शन करा देंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन हमने देखा था 10th क्लास में, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। ठीक है, उससे क्या होता था, मतलब Mg मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जरूरी नहीं है MgO2 नहीं बेटा, MgO। ठीक है, अब मैं बोलूं कंबशन ऑफ मीथेन। कंबशन ऑफ मीथेन मतलब मीथेन जो है वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, और जब भी कोई भी हाइड्रोकार्बन, ठीक है याद रखना, जब भी कोई भी हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या क्या देगा, whenever a hydrocarbon undergoes combustion it gives carbon dioxide and water। ठीक है, तो ये हमें क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। चलो इन सबको बैलेंस करो। देखो N2 प्लस H2 gives NH3, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, नाइट्रोजन भी बैलेंस नहीं है, तो हम क्या करते हैं, 2NH3 gives N2 plus 3H2 gives 2NH3। इसका क्या मतलब है कि 1 मोल नाइट्रोजन का रिएक्ट कर रहा है 3 मोल हाइड्रोजन के साथ टू गिव 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो अगर मैं इसका इन दोनों का रेशियो पूछूं तो बोलोगे 1:3, और मैं अगर सबका रेशियो बोलूं तो बोलोगे 1:3:2। ठीक है, नाउ दिस इज अगेन नॉट बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो 2 Mg प्लस O2, मतलब 2 मोल Mg का चाहिए 1 मोल ऑक्सीजन का टू गिव 2 मोल्स ऑफ MgO। ठीक है, कमिंग ऑन टू दिस, यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। ठीक है, कार्बन तो बैलेंस है, हाइड्रोजन को बैलेंस कर देते हैं 2H2O। अब ऑक्सीजन बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे 2 और ये 2, तो ये कितना हो गया, 2 2 4 हो गया, तो यहाँ पे भी 2। ठीक है, हो गया बैलेंस। नाउ कमिंग ऑन टू दिस, अब ये भी कंबशन है तो आपको पता है क्या बनेगा, CO2 और H2O ही बनना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पहले कार्बन बैलेंस कर देते हैं 3 और फिर हाइड्रोजन बैलेंस कर देते हैं 4। अब बचा हुआ हम क्या बैलेंस कर देंगे, ऑक्सीजन, मतलब 6 और 4 10 ऑक्सीजन है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 5। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये कोई भी एक जनरल हाइड्रोकार्बन है जिसका आपको फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन आपको बैलेंस करना है इसको। ठीक है, तो आपको कई बार क्वेश्चन में आता है, आपको फॉर्मूला निकालना होता है बैलेंस, आपको इसका फॉर्मूला नहीं पता होता, क्वेश्चन में फॉर्मूला बताना होता है। तो उस टाइम क्या करोगे, आप इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे। कैसे बैलेंस करोगे, इसमें आप देखो सबसे पहले तो बना दोगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, ये तो सबको पता है कि हाइड्रोकार्बन कंबशन हो रहा है तो CO2 और H2O बनाएगा। अब देखो कार्बन बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे C कितना है, X है, तो यहाँ पे भी CX बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे Y, हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे Y है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं लिख सकती हूँ Y/2। अब कार्बन और हाइड्रोजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब मुझे ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2x और ये कितना है Y/2,
तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, x प्लस y/4। ठीक है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया कि नहीं। मेरे पास एक जनरल हाइड्रोकार्बन है, क्या, CX और HY, जिसका कंबशन हो रहा है। मतलब कंबशन होने का क्या मतलब है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा होगा। और आपको पता है कि कभी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन होगा, हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, है ना। इतनी चीजें तो हमें नोन है। अब हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। यहाँ पे कार्बन बताओ कितना है, x, और यहाँ पे कार्बन है 1, तो हम कार्बन को पहले बैलेंस कर देते हैं। कार्बन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, y, और यहाँ पे कितना है 2, तो इसको हम हाइड्रोजन बैलेंस कर देते हैं y/2। हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, कार्बन और हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब देखो यहाँ पे कितना है, ये है 2x प्लस y/2, 2x प्लस y/2, और यहाँ पे 2 है, तो डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, O2 x प्लस y/4, ताकि अगर 2 मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2x प्लस y/2, तो आपका ये भी बैलेंस हो गया बैलेंस। अब इसका मतलब क्या है, इस रिएक्शन का मतलब ये है कि 1 मोल ऑफ CXHY is reacting with x plus y/4 mole of oxygen to give x mole of carbon dioxide and y/2 mole of water। ठीक है, क्लियर है सबको। अब देखो, अब हम करेंगे स्टोइचियोमेट्री। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन को हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे। नहीं बेटा, रिवीजन क्या करना है, आप रिवीजन के लिए जो भी आपके पुराने लेक्चर्स हैं, पुराने लेक्चर्स करो। ठीक है, अब हम देखेंगे स्टोइचियोमेट्री, हम पढ़ेंगे स्टोइचियोमेट्री के बारे में। ठीक है, स्टोइचियोमेट्री का क्या मतलब होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, या फिर इसको हम स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन भी बोलते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, इसमें हम बेसिकली करते हैं मोल मोल एनालिसिस। मतलब किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हम क्या एनालिसिस करते हैं, मोल एनालिसिस, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री हमें क्या बताता है, मोलर रेशियो ही बताता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मोल मोल का एनालिसिस करेंगे, मोल मोल एनालिसिस। और रिएक्शन कई तरह के होते हैं, हम सब रिएक्शंस को एक एक करके स्टडी करेंगे। तो पहला हम रिएक्शन करेंगे स्टडी जिसमें ओनली 1 रिएक्टेंट इज इन्वॉल्व। ठीक है, केस 1 करते हैं, केस 1 कर लो। ओनली 1 रिएक्टेंट इज इन्वॉल्व। ठीक है, ओनली 1 रिएक्टेंट इज इन्वॉल्व। अभी हमने एक रिएक्शन देखा था जहां पे एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व था, सिंगल रिएक्टेंट, मतलब KClO3 वाला। तो उसमें आप लिखो, क्वेश्चन लिखो, हम पहले क्वेश्चन के हेल्प से करेंगे। कैलकुलेट मोल्स ऑफ KCl, कैलकुलेट, रिएक्शन आपको पता है ना, कैलकुलेट मोल्स ऑफ KCl and O2, calculate moles of KCl and O2 produced when 367.5 gram of KClO3 is heated। समझ में आ गया क्वेश्चन। राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन विद गिवन इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, मोल मोल एनालिसिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो भी गिवन इंफॉर्मेशन हो उसको हम मोल निकालने में यूज करेंगे। देखो सॉल्व करूं मैं। सो वी हैव KClO3 जिसको हम हीट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, KCl प्लस O2। तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। तो कैसे बैलेंस करेंगे, 2 KCl gives KClO3 gives 2 KCl and 3 O2। So this is a balanced chemical reaction। अब हमारे पास गिवन क्या है इंफॉर्मेशन, इतने ग्राम ऑफ KClO3। हमें क्या पता है, गिवन मास पता है, गिवन मास पता है, और मोलर मास हमें पता होता है क्या होता है।
ठीक है। तो मोलर मास से हम क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। तो KClO3 का मोलर मास कितना होता है बताओ, 122.5, वेरी गुड, 122.5 मोल्स, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, नीचे भी कर सकते हो, 367.5 अपॉन 122.5, ये कितना में जाएगा, 3 में जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब आपने सिंपल यूनिटरी मेथड यूज करना है यहाँ पे। मतलब क्या है कि 2 मोल KClO3 हमें दे रहा था, 2 मोल KCl और 3 मोल O2 का दे रहा था। तो मतलब इन दोनों का तो मोल सेम ही है, मतलब अगर ये 2 मोल है तो ये 2 मोल बनेगा, अगर ये 3 मोल है तो ये भी कितना बनेगा, 3 मोल बनेगा, ठीक है। अब देखो, ये 2 मोल था तो ये कितना बन रहा था, 3 मोल बन रहा था। अब ये 3 मोल है तो 1 मोल पे कितना बनेगा, 2 मोल था तो 3 मोल बन रहा था, तो 1 मोल पे कितना बनेगा, 3/2, ठीक है, 3/2 मोल बनेगा। और 3 मोल पे कितना बनेगा, 3/2 इंटू 3 पे, तो कितना हो जाएगा, 9/5, दैट इज 4.5, ये कितना बनेगा, 4.5 है। आगे बात समझ में। अब इसी चीज को मैं थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि जितना भी नंबर ऑफ मोल्स KClO3 का है उसको हम पहले डिवाइड कर देते हैं उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl अपॉन उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, यहाँ पे दिख रहा है ना, इधर लिखती हूँ। मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 अपॉन उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl अपॉन उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू रख के देखो, अगर ये 1 मोल ले रहे हो तो ये कितना मोल बनेगा, हाफ मोल, और ये कितना बनेगा, ये भी हाफ मोल बनेगा, और ये कितना बनेगा, अगर ये 1 मोल ले रहे हो तो 2/3 है ना। तो ये आ गया हमारा, अगर सिंगल रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, सिंगल रिएक्टेंट इन्वॉल्व होगा, जो भी गिवन इंफॉर्मेशन होगा उससे पहले आप सबसे पहले क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, लिखो कैलकुलेट। अब हम इसमें तीनों फॉर्मूले जो हमने मोल के यूज किए थे उसको हम दिमाग लगा के, क्या हमें गिवन इंफॉर्मेशन है, क्या हमसे पूछ रहा है, उसके टर्म्स में हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लिखो क्वेश्चन कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस इन लीटर्स, ठीक है, प्रोड्यूस्ड एट HTP, प्रोड्यूस्ड एट STP। अब देखो STP जहां भी वर्ड आया आपको सीधे दिमाग में ही आना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है, बाय हीटिंग 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मुझे बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट आपको फॉर्मूला तो सबको पता ही होगा, ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या बनता है, CaO एंड CO2, ठीक है। तो आपको रिएक्शन पता है, और वो रिएक्शन क्या होती है, ऑलरेडी बैलेंस्ड होती है। तो गिवन इंफॉर्मेशन से आप निकालो कितना वॉल्यूम हमें CO2 गैस का बनेगा। चलो, 1/4 मोल होगा ना बेटा, मोल तो पूछ नहीं रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है। तो चलो 1/4 को वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, STP पर है नेहा, वेरी गुड, ओम, राइट, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट कर रहे हैं, तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्विकलाइम एंड CO2 गैस, ठीक है। तो यहाँ पे कितना गिवन है, 25 ग्राम गिवन है। तो आपको पता है इसका क्या होता है, मोलर मास होता है कैल्शियम कार्बोनेट का 100। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, दैट इज 1/4। अब ये क्या है, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा था। तो 1/4 मोल कितना देगा, 1/4 ये देगा और 1/4 ये भी देगा, तो ये भी आ गया आपका कितना, 1/4 मोल, ठीक है, फ्रॉम दी स्टोइचियोमेट्री। अब ये हमें पता है 1/4 मोल,
और हमें क्या पता है वॉल्यूम निकालना है किस पे, एसटीपी पे, मतलब वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर अगर कर देंगे एसटीपी पे तो हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल जो कि किसके बराबर है 1/4 के बराबर है, तो इसको हम कर देंगे 5.6, तो वॉल्यूम आ जाएगा 5.6 लीटर। क्लियर है सबको ये, किसी को इसमें डाउट? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, एक रिएक्शन गिवन है आपको Ag2CO3, ठीक है, इसको हम हीट करेंगे, तो इसको हीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, Ag मिलेगा सॉलिड, ठीक है, सिल्वर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और O2 मिलेगा। ठीक है, अब इसको ये आपको क्वेश्चन में आपको बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ही गिवन है, तो ये 2 Ag है तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हाफ O2। ठीक है, सो दिस इज द रिएक्शन गिवन इन द क्वेश्चन। आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट वेट ऑफ, हमें कैलकुलेट करना है वेट ऑफ रेजिड्यू, calculate weight of residue obtained when 55.2 gram of Ag2CO3 is heated. Also calculate the total volume. Also calculate the total volume of all gases evolved at STP। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में बहुत आसानी से आपसे पूछा है कैलकुलेट द वेट ऑफ रेजिड्यू। व्हाट इज द रेजिड्यू इन दिस रिएक्शन? Ag, क्योंकि ये दोनों तो उड़ गया। ठीक है, हमारे पास बचा क्या रेजिड्यू में, यही रेजिड्यू है और हमें वॉल्यूम निकालना है किसका, इसका प्लस इसका निकालना है। तो चलो जल्दी से सॉल्व करो। वेट ऑफ रेजिड्यू आया, पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले मोल ऑफ रेजिड्यू निकालेंगे बाय द स्टोइचियोमेट्री, और उसके बाद हम निकालेंगे क्या, मोल को वेट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करके। अभी मैं करती हूँ सॉल्व। Ag2 से 276, ठीक, ये क्या आ जाएगा आपका 55.2, ये ग्राम गिवन था। ठीक है, इसको हम मोल में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग इट बाय 276, तो ये क्या लिख सकते हैं कि 552 अपॉन 2760, पॉइंट हटा दो, यहाँ पे 0 लगा, तो ये जाएगा आपका किसमें जाएगा 1/5 में जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स। अगर ये 1 मोल था तो ये 2 मोल बन रहा था, ये 1/5 मोल है तो ये कितना बनेगा 2/5 मोल। कोई दिक्कत इसमें? अब ये हमें इसका मोल पता चल गया, अब हमें इसका वेट निकालना है, तो 2/5 इंटू 108, ठीक है, कितना हो जाएगा, हाँ 43.2, ठीक है 43.2 ग्राम। अब हमें क्या पूछ रहा है, इसका वॉल्यूम, ये तो आपका पहला पार्ट हो गया। अब हमें पूछ रहा है इसका वॉल्यूम, तो ये अगर 1/5 मोल है तो ये कितना होगा, चलो बताओ, ये भी होगा उतना ही मोल, ये भी 1/5 मोल बनेगा, और ये कितना बनेगा 1/5 इंटू 2, मतलब 1/5 इंटू 1/2, ठीक है, मतलब ये 1/10 मोल बनेगा। इतना क्लियर है सबको? ठीक है, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 1/5 प्लस 1/10, और मैंने क्या बोला था, विदाउट हमें नेचर ऑफ गैस नहीं देखना है, हम नंबर ऑफ मोल्स क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, क्योंकि टोटल वॉल्यूम पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10, और 1 + 2 3/10, ठीक है, इतने मोल हो गए। आपको वॉल्यूम निकालना है, तो 3/10 इज इक्वल्स टू V अपॉन 22.4, मतलब 3/10 इंटू 22.4, ये आएगा आपका 6.7 के अप्रॉक्स आएगा, इसमें लीटर्स में। देख रहे हो कैसे हर एक क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, और जितना आपने पीछे पढ़ा है वो सारा यूज भी हो रहा है। ठीक है, तो जितना पीछे पढ़ा है आपने वो सारा आपको याद रहना चाहिए, कीप रिवाइजिंग, तभी आप आगे का चैप्टर
इजीली सॉल्व कर पाओगे। चलो दो क्वेश्चंस और कर देती हूँ मैं जल्दी जल्दी। इसके बाद मोर देन वन रिएक्टेंट पर आएंगे, फिर आएंगे एलआर पे। आज तो मुझे लग नहीं रहा है कि एलआर पे आ पाएंगे, बट स्टिल कोई बात नहीं, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। लिखो व्हाट वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या है, CaHCO3, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड टू ऑब्टेन, हमें क्या ऑब्टेन करना है इससे, 2.4 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो हम कहाँ आ गए, वॉल्यूम से अब आगे हम किस पे, मॉलिक्यूल्स पे। तो सबसे पहले बताओ इसका रिएक्शन क्या होगा, जब भी हम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा, यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा CaCO3 और यहाँ से CO2 प्लस H2O आ जाएगा, ठीक है। एंड दिस रिएक्शन इज, आई थिंक इट इज बैलेंस्ड ओनली, ठीक है। ये कितना हो गया, 6 और ये भी 6, बैलेंस रिएक्शन है। चलो सॉल्व करो। हमें वेट निकालना है इसका, और हमें क्या पता है इसका, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है। फटाफट सॉल्व करो। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स पता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से बाय Na कर देंगे। कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो प्लीज, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2.4/6, ये 10 का पावर 23 कैंसिल हो जाएगा, तो 2.4/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/10, ठीक है, 0.4 मोल हो गया। कैसे निकला, 2.4 इंटू 10 का पावर 23 अपॉन Na, दैट इज 6 इंटू 10 का पावर 23, तो इसको ये कट गया और ये आ गया आपका 0.4। तो ये 0.4 है तो ये भी 0.4 मोल बनेगा। अब मोल को हमें किसमें, मास में कन्वर्ट करना है, तो 0.4 इंटू 1 मोल होता है तो कितना मास होता है इसका, 40 प्लस 2 प्लस 24 प्लस 6 इंटू 96, ठीक है, 16 इंटू 16 इंटू 6, 96। कितना हो जाएगा, ठीक है, 64.3, इसको सॉल्व कर लेना, इतना ही वेट आ जाएगा। कितना वेट आ रहा है इसका, हाँ वही 64 पॉइंट समथिंग आएगा, 64.8 मान लो ग्राम, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ना, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके इसमें। अब देखते हैं हम मोर देन वन रिएक्टेंट होगा तो क्या करेंगे। एक सिंगल रिएक्टेंट में तो आपने सिंपली स्टोइशियोमेट्री देखनी है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है गिवन इन्फॉर्मेशन से, और उसके हेल्प से हम दूसरे का भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल देंगे। एंड डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज आस्क्ड, हमसे वेट पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, हम सिंपली वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जब भी हमारे केमिकल रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो, तो फिर ये आ गया आपका केस 2, when more than one reactant is involved, are involved, ठीक है। जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट इन्वॉल्व होंगे और जब इंफॉर्मेशन हमें गिवन होगा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन इससे पहले वाले में एक ही का इंफॉर्मेशन गिवन हो रहा था, ठीक है, एक ही रिएक्टेंट का या फिर एक ही प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे भी रिएक्टेंट तो 2 है या 2 से ज्यादा है, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन सिर्फ एक का गिवन है, एंड इंफॉर्मेशन of only
one reactant is given. रिएक्टेंट इज, दोनों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, हमें सिर्फ एक के बारे में रिएक्शन इंफॉर्मेशन गिवन है। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है, इंफॉर्मेशन किस टर्म्स में गिवन हो रही है आपको पीछे सारे क्वेश्चंस में, या तो आपको मोल्स पता हो रहे हैं या फिर आपको मास पता हो रहा है, मतलब इधर मास, दैट इज इधर आपको मास या फिर मोल्स पता होंगे, ठीक है। तो ऐसे कौन से केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें दो रिएक्टेंट्स होंगे और हमें एक ही का इंफॉर्मेशन गिवन होगा। तो सबसे पहले हम एक मोस्ट कॉमन रिएक्शन की बात करते हैं, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप सब लोगों को पता है क्या होता है कि एसिड और बेस रिएक्ट करके हमारा क्या बनाता है, कोई भी सॉल्ट बनाएगा करस्पॉन्डिंग और वाटर बनाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका जिसमें रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, ठीक है। अब इसको हम एक क्वेश्चन के हेल्प से सीखेंगे। क्वेश्चन लिखते हैं कि कैलकुलेट द वेट ऑफ HCl required to neutralize 80 grams of NaOH। रिएक्शन तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि कौन सा यूज करना है इसमें, ठीक है। तो फटाफट से रिएक्शन लिखो, बैलेंस देखो वो बैलेंस है कि नहीं है, और गिवन इंफॉर्मेशन से HCl का वेट निकालो। चलो 73 ग्राम, वेरी गुड, ठीक है। देखो HCl और NaOH रिएक्ट करके पूरी दुनिया जानती है क्या बनाता है, NaCl और वाटर, और रिएक्शन क्या है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें क्या गिवन है, 80 ग्राम ऑफ NaOH, 80 ग्राम मतलब गिवन है, और हम क्या कर रहे हैं, मोल मोल एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब 80 अपॉन NaOH का कितना होता है, मोलर वेट होता है 40, मतलब ये कितना मोल है, 2 मोल। तो ये अगर 2 मोल है तो स्टोइशियोमेट्री से हम देखेंगे तो ये भी कितना बनेगा, 2 मोल बनेगा, और 2 मोल में कितना, 1 मोल में कितना हिस्सा रहता है, 36.5, ठीक है। तो 2 मोल में कितना होगा, 2 इंटू 36.5, दैट इज कितना, 73 ग्राम। क्लियर है सबको, ऐसे ऐसे इजी इजी क्वेश्चंस होंगे। दूसरा क्वेश्चन लिखो, सबको क्लियर है, दूसरा क्वेश्चन बोलो। बस आपने कंसेप्ट वाइज चलना है और आपने देखना है क्या चीज क्वेश्चन में गिवन है, क्या चीज आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो लिखो कैलकुलेट द मास ऑफ H2SO4, कैलकुलेट the mass of H2SO4 required to neutralize 11.2 ग्राम ऑफ KOH। चलो रिएक्शन लिखो, बैलेंस करो एंड गिवन इंफॉर्मेशन से आप मास निकालिए। देखो इसमें क्या हो रहा है हमारा, KOH which is a base, it is reacting with H2SO4 to give K2SO4 salt and water, ठीक है। इसको हम बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे K2 है तो ये 2KOH हो जाएगा, और SO4 is balanced and water is also balanced, so this is a balanced chemical reaction। हमें given क्या है, 11.2 ग्राम ऑफ KOH, मतलब 11.2 ग्राम गिवन है, तो इसका हम मोल निकाल लेंगे। कितना होता है, पोटेशियम का होता है हमारा कितना, पोटेशियम का कितना होता है 39 प्लस 16 प्लस 1, मतलब 39 प्लस 17 कितना हो जाएगा 56, ठीक है 56। और ये कितना होता है, अगर ये इस 0 हटा दो तो ये ट्वाइस जाता है, मतलब ये क्या हो जाएगा इसका 0.2 हो जाएगा, ठीक है। तो 0.2 मोल ये है, तो ये अगर 2 मोल है तो ये 1 मोल है, तो ये अगर 1 मोल है तो ये आधा मोल है, तो ये अगर 0.2 मोल है तो ये कितना 0.1 मोल हो जाएगा स्टोइशियोमेट्री से, ठीक है। और 1 मोल का कितना वेट होता है इसका 98 ग्राम, याद करो बचपन में हमने किया था, ठीक है। 98 ग्राम, तो 0.1 का कितना हो जाएगा 9.8 ग्राम। इजी। एक और क्वेश्चन करते हैं लास्ट, देखो कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन, कैलकुलेट
द मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, रिक्वायर्ड टू बर्न completely 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। नहीं, लिमिटिंग रिएजेंट नहीं डालूंगे। आप लोग को अगर नहीं अभी श्योरिटी है, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो नहीं डालूंगी। करो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम बर्न हो रहा है, तो एल्यूमिनियम बर्न होने का रिएक्शन क्या, देखो क्या हो जाएगा। ओके, एल्यूमिनियम के बर्न होने का रिएक्शन क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड बनाएगा, Al2O3। उस रिएक्शन को बैलेंस कीजिए और 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम के स्टोइचियोमेट्री से हेल्प लेके आप आंसर बताइए। चलो फटाफट बताओ। नेहा वेरी गुड, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, देखो सही लक्ष्य। नाउ वी हैव एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन एंड इट इज गिविंग व्हाट, Al2O3, ये आपको पता है, ठीक है। तो बैलेंस कर देते हैं 2Al एंड इट विल गिव कितना, 3O2। तो यहाँ पे 2 हट जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। ये हो गया आपका क्या, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। नाउ ये है हमारे पास 54 ग्राम, ठीक है, और 54 ग्राम, और आपको पता है एल्यूमिनियम का कितना होता है वेट, 27, मतलब ये कितना है आपके पास, 2 मोल। तो ये अगर 4 मोल है तो हमें ये कितने की जरूरत है, 3 मोल की। तो ये अगर आधा हो गया तो ये भी आधा हो जाएगा, 3/2 मोल। 3/2 मोल कितना वेट हो जाएगा, 3/2 इंटू 32, 16, और ये कितना हो जाएगा, 48 ग्राम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में, जब भी नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ेंगे, ठीक है।